फेज रूल किसी हेटेरोजेनियस सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए फेज रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन के तौर पर सामने आता है। इन जनरल इट मे बी सेड दैट द एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल, तो फेज रूल के एप्लीकेशन के साथ ये मुमकिन है कि वी कैन प्रिडिक्ट क्वालिटेटिवली बाय मीन्स ऑफ अ डायग्राम द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो कोई भी अगर हेटेरोजेनियस सिस्टम है और वह सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में मौजूद है, तो हम एक डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रेशर के चेंज का क्या असर होगा, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर के चेंज का क्या असर होगा और कंसंट्रेशन को वेरी करने से वहाँ पर क्या चेंजिंग होगी। तो फेज रूल हेटेरोजेनियस सिस्टम को डिफाइन करने में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दिस रिलेशनशिप गवर्निंग ऑल heterogeneous equilibria was first discovered as early as 1874 by the American physicist Willard Gibbs। तो हम इसको गिब्स फेज रूल के नाम से भी जानते हैं। तो गिब्स फेज रूल इज फ्री फ्रॉम फ्लॉ एंड लिमिटेशन which are a common feature of all other generalizations of the physical chemistry based on the hypothetical assumption as to the nature of the constitution of the matter। तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आमतौर पर ये एक्यूरेट मेथड है फेज रूल, और हम आगे कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे भी डिफरेंट सिस्टम को और स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो गिब्स फेज रूल है वो तमाम सिस्टम को एक्यूरेटली डिफाइन करता है। गिब्स फेज रूल को हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन के साथ डिफाइन कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। इस इक्वेशन में F इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम एंड P इज द नंबर ऑफ फेजेज ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर F, C और P ये तीनों बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और इनकी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस भी होती है। अगर इनकी एक खास सिग्निफिकेंस है तो हमें सेपरेटली इन तमाम वेरिएबल्स को और इन तमाम जो पैरामीटर्स हैं उसको सेपरेटली स्टडी करना पड़ेगा। तो अब हम कमिंग स्लाइड्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम को, कंपोनेंट को और फेज को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फेज इन द फेज रूल, ए फेज में बी डिफाइंड एज any homogeneous part of the system having all physical and chemical property of the same throughout। तो हमारे पास कोई भी सिस्टम का एक पार्ट जिसमें तमाम की तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक, और ये एक होमोजेनियस पार्ट होता है। गिब्स फेज रूल के क्वेश्चन में जिसमें F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू होता है, यहाँ पर हम P को शो करते हैं फेज के साथ। ए सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ वन फेज और मोर देन वन फेज, तो फेज यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। ए सिस्टम कंटेनिंग ओनली लिक्विड वाटर इज वन फेज, तो अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वाटर का सिस्टम हो तो लिक्विड वाटर में तमाम के तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तो हम इसको वन फेज का सिस्टम कहते हैं जिसमें P इज इक्वल टू वन होगा। अगर हम वाटर के साथ उसके वेपर को भी कंसिडर करें सिस्टम के अंदर, तो वाटर एक डिफरेंट फेज है जिसके खास कंसंट्रेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और वेपर एक डिफरेंट फेज होगा जिसके खास कंसंट्रेशन होगी और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। और वाटर और गैस दो फेज हैं, तो ये लिहाजा हमारे पास टू फेज सिस्टम होगा जिसमें P इज इक्वल टू टू होगा। अगर हम वाटर के साथ वेपर को और इसके साथ सॉलिड आइस को भी कंसिडर करें फॉर एग्जांपल, तो ये एक थ्री फेज सिस्टम होगा जिसमें P विल बी इक्वल टू थ्री इन दिस इक्वेशन। ए सिस्टम कंटेनिंग ऑफ वन फेज ओनली इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम, और अगर किसी सिस्टम में एक ही फेज हो तो हम उसको होमोजेनियस सिस्टम कहेंगे। होमोजेनियस पार्ट क्या है, पूरे सिस्टम का पार्ट है, और अगर वहाँ पर एक फेज हो तो वो होमोजेनियस सिस्टम होगा। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर फेजेज इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस सिस्टम, तो अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा फेज हों तो वो हेटेरोजेनियस सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल लिक्विड वाटर का सिस्टम हमारे पास अगर हो सिर्फ, तो वो एक होमोजेनियस सिस्टम है। अगर लिक्विड वाटर के साथ वाटर वेपर भी शामिल हो जाए तो वो हेटेरोजेनियस सिस्टम है, और लिक्विड वाटर, वाटर वेपर और सॉलिड आइस ये भी हमारे पास हेटेरोजेनियस सिस्टम होगा।
अब हम फेज़ को मज़ीद डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। आमतौर पर 3 स्टेजेस ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड और सॉलिड आर नोन एज फेजेस। तो हम जो फेज़ को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि गैस एक फेज़ है, लिक्विड एक सेपरेट फेज़ है और सॉलिड एक सेपरेट फेज़ होता है। हाउएवर, फेज़ रूल में हम देखते हैं कि ए यूनिफॉर्म पार्ट ऑफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज टर्म्ड एज द फेज़। तो फेज़ रूल में फेज़ की डेफिनेशन डिफरेंट है। वो एक किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में एक यूनिफॉर्म पार्ट होता है। थस ए लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर कुड हैव मोर फेजेस। तो जैसा कि हमने आमतौर पर देखा कि गैस एक फेज़ है, लिक्विड एक फेज़ है और सॉलिड एक फेज़ है, लेकिन एक्चुअली किसी लिक्विड में एक से ज़्यादा फेज़ हो सकते हैं, किसी सॉलिड में भी एक से ज़्यादा फेज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ इसको स्टडी करेंगे। प्योर सब्सटेंस। ए प्योर सब्सटेंस, अगर वो लिक्विड, गैस या सॉलिड है, इट इज़ मेड ऑफ वन केमिकल स्पीशी। तो हम उसको एक फेज़ का नाम देंगे। तो कंडीशन क्या है कि वो प्योर सब्सटेंस हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्योर ऑक्सीजन हो, प्योर बेंजीन हो और प्योर आइस हो, तो ये तमाम के तमाम वन फेज सिस्टम है, क्योंकि इनमें कोई भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं है और कोई दूसरा कंपोनेंट इनमें इन्वॉल्व नहीं होता। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट ए फेज मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस। तो फेज कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और वो डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। Thus, whether ice is present in one block or many pieces, it is considered as one phase. तो अगर आइस एक जगह पर पड़ी हुई है, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर, और कुछ फासले के बाद लिक्विड है और लिक्विड के बाद दोबारा से आइस है, और अगर वो दोनों आइस प्योर सब्सटेंस हों, तो वो दोनों को हम एक फेज ही कंसिडर करेंगे, आल दो कि वो डिसकॉन्टिन्यूस है और उनके दरमियान फासला भी मौजूद है, लेकिन वो फेज एक ही होगा। नाउ मिक्सचर ऑफ गैसेज। ऑल गैसेज मिक्स फ्रीली टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। तो जितनी भी गैसेज हैं वो पार्शियल प्रेशर की बेस के ऊपर उनकी जो कंसनट्रेशन है वो हर जगह पर सेम होती है। तो अगर वो फ्रीली मिक्स होती हैं और उनकी कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट हर जगह पर सेम होती है, तो इट मीन्स कि वो होमोजेनियस मिक्सचर को प्रोड्यूस करवाएंगे। देयरफॉर एनी मिक्सचर ऑफ गैसेज, फॉर एग्जांपल O2 एंड N2 इज वन फेज सिस्टम, क्योंकि वो एक ही फेज को प्रोड्यूस कर रही हैं। वहाँ पर उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं और वो हर जगह पर सेम होंगे। नाउ मिसिबल लिक्विड्स, टू कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स यील्ड ए यूनिफॉर्म फेज। तो ये वाला भी हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होगा और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेंगे अगर तो हमारे दो लिक्विड आपस में कंप्लीटली सॉल्युबल हैं और वो मिसिबल हैं। ऐसे सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर इज वन फेज सिस्टम। तो एथेनॉल और वाटर एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिसिबल हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली डिजोल्व हो सकते हैं तो वो एक वन फेज सिस्टम को प्रोड्यूस करवाएंगे। नॉन मिसिबल लिक्विड्स, अगर दो लिक्विड आपस में डिजोल्व नहीं होते और वो नॉन मिसिबल हैं, ठीक है, तो नॉन मिसिबल होने की वजह से वो दो लेयर्स को प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर और राइस को मिक्स करें तो अगर तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वाटर नीचे होगा और इसके ऊपर एक ऑयल की तय जो है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर दो लेयर्स प्रोड्यूस होती हैं। हैंस ए मिक्सचर ऑफ, फॉर एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर जो कि आपस में नॉन मिसिबल होते हैं, तो वो एक टू फेज सिस्टम को प्रोड्यूस करवाते हैं। हालांकि है तो ये लिक्विड ही, ठीक है, एक लिक्विड ये वाला है और एक लिक्विड ये वाला है, लेकिन दो लेयर्स बनने की वजह से हम कहेंगे कि ये टू फेज सिस्टम है। एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस सच एज द सोडियम क्लोराइड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो अगर हमारे पास किसी सॉलिड आयोडिक सब्सटेंस का सोल्यूशन बना हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो डिजोल्व करने के बाद सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। इट मीन्स कि उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरे सब्सटेंस के अंदर या पूरे सोल्यूशन के अंदर सेम होगी। तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल डेफिनेशन ये एक सिंगल फेज सिस्टम ही होगा, क्योंकि उसकी तमाम प्रॉपर्टी सेम है। हाउएवर, ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कॉन्टैक्ट विद एक्सेस सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज ए टू फेज सिस्टम। लेकिन अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर हम मज़ीद सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि मज़ीद सोडियम क्लोराइड तो उसमें डिजोल्व नहीं होगी। अगर मज़ीद सोडियम क्लोराइड इसमें डिजोल्व नहीं हो रही, इट मीन्स कि वो दूसरा फेज़ वहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। तो अब ये एक टू फेज़ सिस्टम है,
beyond the capacity of a solution or beyond the saturation point. Mixture of solid. By definition, a phase must have throughout the same physical and chemical property. तो ये according to phase rule of Gibbs है कि हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सिस्टम सेम होनी चाहिए। आमतौर पर जो ऑर्डिनरी सल्फर है एज इट अकर्स इन नेचर इज ए मिक्सचर ऑफ मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक सल्फर। तो इसमें दो हमारे पास जो उसकी शेप वाले कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर हो सकता है या वो रोम्बिक सल्फर हो सकता है। These allotropes of sulfur consist of the same chemical species but differ in the physical property. अब इनकी जो केमिकल स्पीशी है जो कि सल्फर है वो तो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। लिहाजा द मिक्सचर ऑफ द टू एलोट्रोप इज ए टू फेज सिस्टम। तो यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, ठीक है, केमिकल स्पीशी, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द फेज रूल चाहे वो दोनों सॉलिड में ही होते हैं लेकिन उनके दो फेज मौजूद होंगे। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक फेज है, बल्कि वो दो फेज होंगे क्योंकि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंस कंटेन्स एज मैनी फेजेज। तो अगर हमारे पास दो से ज़्यादा हम केमिकल सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो जितने वहाँ पर केमिकल सब्सटेंस होंगे उतने ही फेज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने दो केमिकल सब्सटेंस को मिक्स किया है या सादा मिक्सचर बनाया है तो वो एक से ज़्यादा फेज ही होंगे या दो फेज होंगे। अगर हमने तीन केमिकल सब्सटेंस को मिक्स किया हुआ है जैसे कि हमने सॉलिड में देखा तो वो तीन फेज होंगे। ईच ऑफ दी सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेक्स ए सेपरेट फेज। तो चाहे वो फॉर एग्जांपल लिक्विड में हमने दो तीन चीज़ें मिक्स कर दी हैं तो मिक्स करने के बाद भी अगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो डिफरेंट फेज ही तस्वर होगा। Thus, a mixture of calcium carbonate and calcium oxide consists of two phases. तो हमारे पास दो डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ हैं। अगर हम इनका एक सिंपल मिक्सचर बनाएं तो क्योंकि यहाँ पर दो हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ थी तो इनके फेज भी दो ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ए क्लोज वेसल, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होगी। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड की फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है। थस देयर आर टू सॉलिड फेजेस। तो यहाँ पर हमारे पास दो सॉलिड फेज हैं और वन गैस फेज है, और ये पूरे का पूरा सिस्टम हमारे पास थ्री फेज सिस्टम होगा। कंपोनेंट। अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन द गिब्स फेज रूल। ए सिस्टम सी इन द फेज रूल इक्वेशन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में, ठीक है, किसी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे हम उनको सी से डिनोट करेंगे। तो फेज रूल के इक्वेशन में जो सी है इट कोरिस्पॉन्ड्स टू कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम। The term component may be defined as the least number of independent chemical constituents in terms of the decomposition of the every phase can be expressed by means of a chemical equation. तो least number of chemical constituent जो कि independent भी हो और हम इनको किसी इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सके तो वो बेसिकली एक कंपोनेंट होगा। To understand the definition and to use it for the finding the number of components of a system, remember that the chemical formula representing the composition of a phase is written on the left hand side. तो हम कमिंग स्लाइड्स में जो फेज की कंपोजिशन का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा करेंगे। द रेस्ट ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली इन द सिस्टम विल बी प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। तो जो भी रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, हम इनको राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा करेंगे। द क्वांटिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन द राइट हैंड साइड कैन बी वेड माइनस और जीरो
टू गेट एट द कंपोजिशन ऑफ फेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड के ऊपर जो कॉन्स्टेंट्स हैं हम इनको माइनस भी कर सकते हैं और इनको ज़ीरो भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की कंपोजिशन को निकालने के लिए। हम इसको डिटेल में कमिंग स्लाइड में स्टडी भी करेंगे। नाउ नाउ लेट अस प्रोसीड टू डिस्कस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सम सिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वाटर एंड सल्फर सिस्टम। वाटर एंड सल्फर सिस्टम आर वन कंपोनेंट सिस्टम। तो वाटर हैज़ थ्री फेजेस, ठीक है। तो वाटर में तीन फेज होते हैं, आइस वाटर एंड वाटर वापर। द कंपोजिशन of all the three phases is expressed in terms of one chemical individual H2O। तो जितने भी थ्री फेज हैं उनका केमिकल फार्मूला तो सेम है और हम उनको शो करेंगे H2O से। थस वाटर हैज़ वन कंपोनेंट ओनली। तो वाटर का कंपोनेंट एक है क्योंकि उसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है। सल्फर सिस्टम हैज़ फोर फेजेस, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड सल्फर वेपर। The composition of all these phases can be expressed by one chemical individual sulfur। तो सल्फर की जो चारों स्टेट्स हैं या जो फेज हैं उसको हम एक केमिकल फार्मूला सल्फर के साथ शो कर सकते हैं। अगर हम उसको एक केमिकल इंडिविजुअल के तौर पर शो कर सकते हैं तो वो वन कंपोनेंट सिस्टम होगा। When all the phases of a system can be expressed in terms of one chemical individual। तो अगर हम इसको एक केमिकल इंडिविजुअल के तौर पर शो कर सकें, जैसे कि हमने वाटर में देखा कि वाटर के तीनों फेजेस को हम H2O से शो कर सकते हैं और सल्फर के चारों फेजेस को हम सल्फर के S से शो कर सकते हैं, तो वो एक वन कंपोनेंट सिस्टम ही होगा अकॉर्डिंग टू फेज रूल डेफिनेशन। मिक्सचर ऑफ गैस। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा गैसों का मिक्सचर हो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और N2, तो जब दोनों का मिक्सचर बनता है तो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली या थोरोली मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद वो एक फेज को प्रोड्यूस करेंगे। तो मिक्सचर ऑफ गैस में फेज सिंगल होगा। इट्स कंपोजिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू केमिकल सब्सटेंस। लेकिन अगर हमने इसकी कंपोजिशन को डिफाइन करना हो अकॉर्डिंग टू द फेज रूल तो इसके लिए हमें दो सब्सटेंस की ज़रूरत है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। तो हम फेज को लेफ्ट साइड पर लिखेंगे और कंपोनेंट को राइट साइड पर। तो गैशियस मिक्सचर में दो गैस मौजूद हैं, ठीक है। तो जो मिक्सचर की कंपोजिशन है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। हैंस ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 हैज़ टू कंपोनेंट। तो अगर इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो कंपोनेंट की ज़रूरत है या दो गैसें की ज़रूरत है तो ये एक टू कंपोनेंट सिस्टम होगा। इन जनरल द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए गैस मिक्सचर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज प्रेजेंट। तो जितनी इंडिविजुअल गैसेज प्रेजेंट होंगी उतने ही बेसिकली उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज वन फेज सिस्टम। क्योंकि सोडियम क्लोराइड प्रॉपरली और थोरली वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है और मिक्स और सॉल्वेशन होने के बाद वो एक सिंगल फेज को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें वन फेज इन्वॉल्व होता है क्योंकि वन फेज में जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हर जगह पर सेम होती हैं। तो इसकी जो कंपोजिशन है XnCl कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू केमिकल इंडिविजुअल। लेकिन हम अगर हमने इसकी कंपोजिशन को डिफाइन करना हो तो कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो इंडिविजुअल जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इनकी ज़रूरत होती है। तो फेज हमारे पास एक्व सोल्यूशन का होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का एक्व सोल्यूशन है, ये हमारे पास फेज है जो कि वन फेज सिस्टम है। लेकिन इस फेज में दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक NaCl और एक H2O। अगर यहाँ पर दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम होगा। देयरफॉर एन एक्व सोल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड और एनी अदर सोल्यूट इज ए टू कंपोनेंट सिस्टम। तो इसका फेज वन है और कंपोनेंट्स टू हैं। अगर इसकी जो अमाउंट है वो सैचुरेटेड अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो इसमें फिर फेज भी दो होंगे और कंपोनेंट्स भी दो होंगे क्योंकि अब वहाँ पर अबाव सैचुरेशन सॉलिड भी इन्वॉल्व हो चुका है। ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सेस सोडियम क्लोराइड हैज़ टू फेजेस, ठीक है। तो इसमें अब फेज भी दो होंगे क्योंकि अब वहाँ पर सॉलिड भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो दो फेज और दो कंपोनेंट एक सिस्टम है, एक फेज और टू कंपोनेंट्स इस सादा सिस्टम है बिलो द सैचुरेशन पॉइंट। द कंपोजिशन ऑफ बोथ फेज
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू केमिकल कंपोनेंट्स NaCl एंड H2O। तो बियॉन्ड दी आवर सैचुरेशन पॉइंट जब एक्सेस NaCl वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो अब वहाँ पर एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा और इसकी कंपोजिशन को अब हम NaCl के साथ भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स इन्वॉल्व हो चुका है। तो अब यहाँ पर फेज 2 हैं और हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो भी 2 होंगे। Hence, saturated solution of sodium chloride or any other solute in contact with a solid solute is a two-component system. Next हम देखते हैं कि decomposition of the calcium carbonate. When calcium carbonate is heated in a closed vessel, तो हम देखते हैं कि CaCO3 वो हीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करेगी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी। हमने देखा कि एक सॉलिड ये वाला है कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट और एक कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास है। अब दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इट मीन्स कि ये वाले 2 फेज है। 2 फेज होने के बाद हमारे पास एक गैस का फेज भी मौजूद है। तो इसमें 3 फेजेस मौजूद होते हैं। इट हैज़ ए 3 फेज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द कंपोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी 2 ऑफ द 3 केमिकल सब्सटेंस। तो तमाम फेजेस की अगर हमने कंपोजिशन को डिफाइन करना हो तो हम 3 की बजाय 2 कंपोनेंट का इस्तेमाल करके इक्विलिब्रियम में उसकी कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी देखते हैं कि हम कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। तो हमारे पास फेज क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं इस फेज के अंदर। तो अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को फाइंड करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे, और अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को फाइंड करना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट से हम कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को माइनस भी कर सकते हैं। तो हम 2 को यूज़ करते हुए तीसरी को फाइंड कर सकते हैं। अगेन अब हम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को कंसिडर करते हैं कि वो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं। तो हमारे फेज में कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को फाइंड करना हो तो हम सिंपल इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को फाइंड करना हो तो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट इक्वेशंस हैं जो कि हमारे लिए काम आती हैं कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। तो इन इक्वेशंस के बेस के ऊपर द डीकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज ए 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो इसमें 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। फर्दर मोर हम देखते हैं कि बाय द कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम इट इज मेंट द नंबर ऑफ केमिकल इंडिविजुअल्स नॉट एनी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस बाय नेम। तो हम केमिकल सब्सटेंस को बाय नेम नहीं देखते बल्कि केमिकल इंडिविजुअल को देखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है, और इसके बेस के ऊपर हम किसी सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ये सिस्टम 2 कंपोनेंट के साथ डिफाइन हो सकता है तो इसमें 2 कंपोनेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे और ये 2 कंपोनेंट सिस्टम होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फेज रूल इक्वेशन F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो यहाँ पर गिब्स फेज रूल के इक्वेशन में जो F है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को ज़ाहिर करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इन अल्फाज में डिफाइन करते हैं कि द लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर विच मस्ट बी स्पेसिफाइड सो दैट द रिमेनिंग वेरिएबल्स आर फिक्स्ड ऑटोमेटिकली एंड द सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफाइंड। तो अगर हमने किसी सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करना हो तो लीस्ट नंबर ऑफ वो वेरिएबल जिनको हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, अगर जो पूरी इक्वेशन हमारे 3 वेरिएबल्स के साथ डिफाइन हो सकती है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। अगर हमारा पूरा सिस्टम 2 वेरिएबल्स के साथ डिफाइन हो सकता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। सो हमारी जो वेरिएबल है वो कंसंट्रेशन हो सकती है, प्रेशर हो सकती है और टेम्परेचर हो सकता है। तो आमतौर पर हमारे फेजेस में ये 3 चीज़ें ही होती हैं जो कि पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकती हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को।
ए सिस्टम विद एफ इज इक्वल टू 0 इज नोन एज द नॉन वेरिएंट और हैविंग नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एफ इज इक्वल टू 1 हो तो ये यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो तो हम इसको बाई वेरिएंट सिस्टम का नाम देंगे, और यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 2 होगा इस इक्वेशन में। A system is defined completely when it retains the same state of equilibrium or can be reproduced exactly with the specified variable। तो वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करने के बाद अगर कोई सिस्टम, ठीक है, वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को रिटेन करे और रिटेन करने के बाद वो कंप्लीटली डिफाइंड भी हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो कंप्लीट है और वो सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिफाइन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास प्योर है और वहाँ पर एफ इज इक्वल टू 2 हो फॉर गिवन सैम्पल ऑफ एनी प्योर गैस, हम देखते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एम नॉट ए फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इफ द वैल्यू ऑफ प्रेशर पी एंड टेम्परेचर बी स्पेसिफाइड द वॉल्यूम वी ओनली हैव वन डेफिनेट वैल्यू। तो अगर यहाँ पर पी और टी को हम डिफाइन कर दें तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो डिफाइन हो सकता है। इट मीन्स कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है कि ये दो वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन पूरी डिफाइन हो रही है। सो द वॉल्यूम विच इज़ द थर्ड वेरिएबल इज फिक्स्ड ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुकी है। एनी अदर सैम्पल ऑफ द गैस अंडर द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर एज स्पेसिफाइड अबव विल बी आइडेंटिकल विद द फर्स्ट वन। तो गैस का कोई भी दूसरा सैंपल अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर किसी पहली गैस के साथ सेम है तो उसका वॉल्यूम भी हमेशा सेम ही होगा अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हैंस ए सिस्टम कंटेनिंग ए प्योर गैस हैव 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कि इसको हम दो वेरिएबल्स के साथ कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर मिक्सचर ऑफ गैस, अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस हो तो मिक्सचर ऑफ गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। A system containing a mixture of the two or more gases is completely defined as the composition, temperature and pressure। तो हम composition, temperature और pressure के साथ हम गैस फेज के सिस्टम को completely define कर सकते हैं। If pressure and temperature only are specified, the third variable which is the composition could be varied। तो वो तो vary हो सकती है। Since it is necessary to specify 3 variables to define the system completely, a mixture of gas has 3 degrees of freedom। तो जो गैस का मिक्सचर है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 हुआ करेगी, क्योंकि उसको एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर हैं सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ये हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हमला है कि जिसमें हम डिफरेंट फेजेस को कैलकुलेट करते हैं और इनके जो इक्विलिब्रियम वगैरह को कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में या अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। फॉर वाटर एंड वाटर वेपर सिस्टम एफ इज इक्वल टू 1, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। द सिस्टम वाटर इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर वेपर हैव 2 वेरिएबल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें बेसिकली 2 वेरिएबल होते हैं, वो डिपेंड करते हैं अगर वो प्योर है तो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है वो तो 1 होती है। एट डेफिनेट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैन हैव ओनली 1 फिक्स्ड वैल्यू। तो जैसा कि हमने देखा कि वेपर प्रेशर और रेट ऑफ वेपरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर हमारा टेम्परेचर फिक्स है इट मीन्स कि हमारा वेपर प्रेशर भी फिक्स होगा। थस इफ वन वेरिएबल इज स्पेसिफाइड द अदर इज फिक्स ऑटोमेटिकली। तो चाहे हम प्रेशर को फिक्स करें या टेम्परेचर को फिक्स करें, हमारा अदर वेरिएबल ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। हैंस द सिस्टम वाटर हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसके एफ इज इक्वल टू 1 होगा। इट मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और वो एक वेरिएबल के साथ कंप्लीटली डिफाइंड हो सकता है। फॉर सैचुरेटेड NaCl सिस्टम एफ इज इक्वल टू 1, तो इसकी डिग्री भी 1 होगी और ये एक मोनोवेरिएंट सिस्टम होगा। द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर वेपर। तो जैसा कि हमने देखा कि NaCl है, वो NaCl सोल्यूशन के साथ और वाटर वेपर के साथ एक इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ये हमारे पास एक फेज है सॉलिड का, ठीक है। थस द सिस्टम इज डिफाइंड कंप्लीटली इफ वी स्पेसिफाई टेम्परेचर ओनली। तो अगर हमारा टेम्परेचर फिक्स होगा
तो हम जानते हैं कि जो सैचुरेशन पॉइंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो इट मीन्स कि जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी कम्प्लीटली डिफाइंड हो सकती हैं। द अदर टू वेरिएबल्स, द कंपोजिशन ऑफ द NaCl, जो कि इक्विलिब्रियम अमाउंट होती है और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो कंपोजिशन भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और वाटर का वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम सिर्फ टेम्परेचर को स्पेसिफाई करें, इट मीन्स कि दो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई हो जाते हैं। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 होगी, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ एक वेरिएबल टेम्परेचर के साथ कंप्लीटली डिफाइन हो सकता है। फॉर आइस वाटर वेपर सिस्टम एफ विल बी इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी अगर हमारा वाटर जो है वो वेपर के साथ और सॉलिड आइस के साथ इक्विलिब्रियम में हो। इन द सिस्टम आइस, वाटर एंड वेपर, द थ्री फेजेस को एग्जिस्ट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो ये जो स्टेट है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ही इक्विलिब्रियम में होती है। तो अगर इसका सिर्फ पॉइंट ही एक है, इट मीन्स कि हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंपोजिशन को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ही होगा। इट मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, वहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं। सिंस द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर हैज़ आल्सो ए डेफिनेट वैल्यू। द सिस्टम हैज़ टू वेरिएबल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड बोथ दीज आर ऑलरेडी फिक्स, क्योंकि वो उसका जो टेम्परेचर है वो पहले से फिक्स होता है। थस द सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफाइंड ऑटोमेटिकली, देयर बीइंग नो नीड टू स्पेसिफाई एनी वेरिएबल। तो अगर हम कहेंगे आइस वाटर और वेपर का सिस्टम है, तो इसका पहले से मतलब ये वाला है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ही होगा, उसका कोई और टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। हैंस इट हैज़ नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। डेरिवेशन ऑफ द गिब्स फेज रूल। सबसे पहले हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है विच इज़ इन इक्विलिब्रियम ऑफ द कंपोनेंट सी एंड विच इन विच पी फेजेस आर प्रेजेंट, कि वहाँ पर कोई सी कंपोनेंट्स है, वो सी कंपोनेंट एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, और इसमें पी नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट हैं। वी हैव टू डिटर्मिन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस सिस्टम। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या उस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिटर्मिन करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? द नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच मस्ट बी आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन सिस्टम कम्प्लीटली। तो किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर होते हैं, हम उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम देते हैं। सिंस द स्टेट ऑफ सिस्टम विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज टू वेरिएबल्स आर ऑलवेज देयर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो इन फेजेस में हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर हर एक में मौजूद होंगे। इट मीन्स कि दीज वेरिएबल्स आर ऑलवेज देयर, हमें इन दोनों के साथ डील करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात हमें कंसनट्रेशन और वॉल्यूम के साथ डील करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा वो नहीं करना पड़ता, तो वो फिक्स नहीं होते। द कंसनट्रेशन वेरिएबल्स हाउ एवर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फेजेस। तो कंसनट्रेशन डिपेंड करती है कि हमारे नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं। इन ऑर्डर टू डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज, इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई द कंसनट्रेशन। ठीक है, तो किसी भी हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हर फेज में अगर हमने कंपोजिशन को डिफाइन करना है, ठीक है, तो हमें उसके कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन ईच फेज। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग कंपोनेंट बीइंग डिटरमिन्ड बाय द डिफरेंस। तो जो बाकी कंपोनेंट हमारे पास बचेंगे, ठीक है, हम उसको डिफरेंस के मेथड के जरिए मेजर कर लेंगे। तो हम जो कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे कंपोनेंट्स को, वो C-1 होगी, क्योंकि बाकी हम जो बाय डिफरेंस के मेथड से मेजर कर सकते हैं। फॉर पी फेजेस के अगर वहाँ पर पी नंबर ऑफ फेजेस हों, द टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएबल विल बी पी इंटू C-1। तो हम पी फेजेस को C-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। C-1 हमारे पास कंपोनेंट का टर्म है और पी हमारे पास फेजेस की टर्म है, एंड दीज अलॉन्ग विद टू वेरिएबल्स मेंशन अबव, ठीक है। और जो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों तो हमेशा वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो हम अगर एक ओवरऑल इक्वेशन को डिराइव करें कि पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, तो एक पैरामीटर हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला, और इसके साथ प्लस 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो P इंटू C-1 प्लस 2। ऑन थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन,
When a system is in equilibrium, the partial molal free energy of the each constant of the phase is equal to the partial molal energy of the same constant in every other phase. तो किसी एक कांस्टेंट की या कंपोनेंट की जो मोलैल फ्री एनर्जी है वो हर फेज में सेम होती है, ठीक है। थर्मोडायनामिक अगर हम देखें ना, सिंस द पार्शियल मोलैल फ्री एनर्जी ऑफ द कांस्टेंट ऑफ ईच फेज इज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, तो क्योंकि हमारे पास जो मोलैल फ्री एनर्जी है किसी भी कंपोनेंट की वो फंक्शन होती है टेम्परेचर की, प्रेशर की और कंसनट्रेशन की और कंपोनेंट्स की। तो जो हमारे पास C-1 है कंसनट्रेशन वेरिएबल, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये है कि दैट इफ़ देर इज़ वन कंपोनेंट इन टू फेजेस, ठीक है, अगर एक कंपोनेंट दो फेजेस में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर और वेपर के सिस्टम में एक ही कंपोनेंट है लेकिन इसके दो फेज होते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू राइट वन इक्वेशन अमंग्स द वेरिएबल्स, ओके, ठीक है। तो हम इसकी एक इक्वेशन को लिख सकते हैं। एंड इफ देर इज़ वन कंपोनेंट इन थ्री फेजेस, तो चाहे एक कंपोनेंट के तीन फेज हों या उसके दो फेज हों, तो हम उसकी एक ही इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी हमें एक से ज़्यादा इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस फैक्ट मे बी रिटन विद द हेल्प ऑफ द टू इक्वेशन, ठीक है। तो बट हमने यहाँ पे देखा कि अगर कंपोनेंट एक हो और उसके फेज तीन हो, ठीक है, तो हमें इसके लिए दो इक्वेशंस को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर दो जब इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे तो जो तीसरे फेज की कंपोजिशन है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इन जनरल व्हेन पी फेज आर प्रेजेंट, P-1 इक्वेशंस आर अवेलेबल। तो P फेजेस में P-1 इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, मतलब एक हम उसमें माइनस करेंगे, क्योंकि एक जो है वो मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए वो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और बेसिकली अगर हम किसी एक फेज़ के कंपोजिशन या टेम्परेचर या प्रेशर को फिक्स करें तो दूसरे फेज़ के कंपोजिशन या टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। जैसे कि ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी खास होता है, ठीक है, जो कि वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद हमारे पास फिक्स हो जाती हैं। तो P-1 इक्वेशंस आर अवेलेबल फॉर ईच कंपोनेंट। एंड फॉर द C कंपोनेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस आर द C इंटू P-1। तो टोटल नंबर जब हम इक्वेशंस या वेरिएबल्स ड्राइव कर सकते हैं वो होगा C इंटू P-1। नाउ सिंस द नंबर ऑफ इक्वेशंस is equal to the number of variables, the number of unknown variables or degree of freedom will be f is equal to number of variables minus number of equations। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि हम इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, माइनस हम करते हैं नंबर ऑफ जितनी इक्वेशंस जो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं वो बन सकती हैं। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है ये वाला डिफरेंस। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि P-C-1 + 2 होता है, और ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये टू हमारे पास दो फिक्स वेरिएबल हैं जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इक्वेशंस बन सकती हैं वो C-P-1 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होगा। जब हम इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे तो PC - P + 2 ये यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा, माइनस PC + C ये यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी C - P + 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेजेस + 2। तो हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ फेज रूल। तो हम इसको गिब्स फेज रूल के इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। वन कंपोनेंट सिस्टम, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम वी कैन राइट द फेज इक्वेशन एज F इज इक्वल टू C - P + 2। तो हमारे पास जो फेज रूल की इक्वेशन है वो प्रॉपर ये वाली होती है, ठीक है, सिंपल। अगर हम इसको वन फेज के लिए डिफाइन करें तो वन कंपोनेंट के लिए तो C विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, माइनस P अभी हमें नंबर ऑफ फेजेस का नहीं पता, + 2 विल बी इक्वल टू 3 - P। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 3 - P। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए 3 केसेस कैन बी अराइज। केस 1 व्हेन ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, तो जब सिर्फ एक ही फेज प्रेजेंट होगा, देन F विल बी इक्वल टू 3 - 1 विच विल बी इक्वल टू 2। इट मीन्स कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, द सिस्टम विल बी बायोवेरिएंट।
इट कैन बी कम्प्लीटली डिफाइंड बाई स्पेसिफाइंग टू वेरिएबल्स। तो जैसा कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, हम उस पूरे सिस्टम को दो वेरिएबल्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं, और वो दो वेरिएबल्स कौन से हैं? टेम्परेचर और प्रेशर के। और दैट बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी वेरिड इंडिपेंडेंटली। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो फिक्स नहीं होते, इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और हम इनको इंडिपेंडेंटली वेरी भी कर सकते हैं। Therefore, a single phase is represented by an area on the PT graph। तो हम इसके सिंगल एरिया फेज को जो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है वहाँ पर शो कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रेशर और टेम्परेचर पर के साथ मुकम्मल तौर पर डिफाइन हो सकता है। हमारे पास केस 2 है, when the two phases are in equilibrium। अब वहाँ पर एक फेज नहीं है बल्कि दो फेज है। Then f will be equal to 3 minus 2 which will be equal to 1। इट मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी और वो सिर्फ एक वेरिएबल के साथ कंप्लीटली डिफाइन हो सकता है। द सिस्टम देन हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इज टर्म्ड एज द मोनोवेरिएंट। दिस मीन्स दैट द प्रेशर कैन नॉट बी चेंज्ड इंडिपेंडेंटली इफ वी चेंज द टेम्परेचर। तो क्योंकि अब हम सिर्फ एक पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, तो या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो हम प्रेशर को इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर अब डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि देन प्रेशर विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। द प्रेशर इज फिक्स्ड ऑटोमेटिकली फॉर ए गिवन टेम्परेचर। या दूसरे अल्फाज में द टेम्परेचर विल बी फिक्स्ड ऑटोमेटिकली फॉर ए गिवन प्रेशर। ए टू फेज सिस्टम इज डिपिक्टेड बाई ए लाइन ऑन द पीटी ग्राफ। तो ये पीटी ग्राफ के ऊपर हमारे पास डिफाइन तो हो सकता है, लेकिन वो एक सिर्फ लाइन के साथ डिफाइन होगा। हमारे पास एक तीसरा फेज है, केस है व्हेन 3 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो हमारे वहाँ पर 3 फेज हैं। एफ इज इक्वल टू 3 माइनस पी इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल हम 2 फेज सिस्टम में देखते हैं कि वाटर और वेपर का सिस्टम। वाटर वेपर का हम जानते हैं कि जो वाटर का वेपर है या जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि जब हम टेम्परेचर को फिक्स करेंगे हमारा जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। या दूसरे अल्फाज में अगर हम प्रेशर को फिक्स करें तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक खास टेम्परेचर होगा, तो वो टेम्परेचर भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 3 फेज सिस्टम में हमारे पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो हमारा वाटर का ट्रिपल पॉइंट है वो हमेशा एक ही टेम्परेचर के ऊपर होता है, जहाँ पर जो 3 फेज़ है एक कंपोनेंट के, आइस वाटर और जो उसके वेपर हैं वो एक ही फेज़ के ऊपर, एक ही हमारे पास जो वेरिएबल के ऊपर मौजूद होते हैं और वो एक ही टेम्परेचर के ऊपर मौजूद होंगे, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। द सिस्टम हैज़ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इज टर्म्ड एज अ नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट। तो हम इसको नॉन वेरिएंट कहेंगे कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिस स्पेशल कंडीशन कैन बी अटेंड एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका एक खास टेम्परेचर और प्रेशर हो सकता है, इसके अलावा वो नहीं हो सकता। द सिस्टम इज देयरफॉर डिफाइंड कंप्लीटली एंड नो फर्दर स्टेटमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल भी हो तो एक वेरिएबल से हम कंप्लीट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो ए 3 फेज सिस्टम इज डिपिक्टेड बाई ए पॉइंट ऑन द पीटी ग्राफ। ठीक है, तो इसका प्रॉपर ग्राफ नहीं होगा बल्कि पीटी ग्राफ के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट होगा कि ये वाला पॉइंट हमारा नॉन वेरिएंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो तीनों फेजेज है वो डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। हम इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट का नाम भी देते हैं। सो एट दिस पॉइंट दी 3 फेजेज विच आर द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम एंड देयरफॉर इज रेफर टू एज द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल मीन के वहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट मौजूद होते हैं।